जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा की मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। यानी कि मैथ्स की 5वीं क्लास है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बार बार आए हुए हैं और इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे और क्वेश्चन हर लेवल के हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड, तीनों लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर किया है। पहले क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 12 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या होता है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में भी। तो देखो, सबसे पहले दोनों को मिनट में बदल लो और वहाँ से रेशियो इजीली बता सकते हो। ये तो 12 मिनट है और 1 घंटे में आपका क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो 12 और 60 का रेशियो बना, काट दोगे, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, यानी कि 1/5 या 1:5 बोल सकते हो, इसका अनुपात होगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नेक्स्ट है, आपको सरल करना है यानी मान इजात करना है इसका बोडमास रूल का यूज करके। तो बोडमास रूल कहता क्या है, ब्रैकेट BODMAS, यानी सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का जो होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को देखेंगे तो इस वाले ब्रैकेट से हम शुरू करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट से। तो इतना जब सॉल्व करेंगे तो 2 दाहम 20, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, इंटू होगा 2 दाहम 20, और 25 में जब 20 चला जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है। इसके बाद इसी ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से लेके इस वाले, इसकी वैल्यू टोटल की तो 5 आ गई, और यहाँ क्या है, 5 प्लस में है इधर ये वाला, और ये का 3 है। तो ब्रैकेट ऑफ, मैंने क्या बोला, फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी का को करते हैं। तो 5 का 3 और का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है। तो 5 3 ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये प्लस 5 20 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि 20 जो है ना, इतने की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, इतने की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब बचा क्या क्या, ये देख लेते हैं। इधर क्या बचा, 78 बचा है, और माइनस, और ये जो वैल्यू 20 आई है तो माइनस के अंदर गुणा होगा तो 20 हो जाएगी, और ये भागे में जो है 29 है, लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है। तो इतना जो है आपका 78 माइनस 20 क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। तो 78 में जब 20 घटाओगे तो क्या बचेगा, 58 बचेगा, और 58 को जब 29 से डिवाइड करोगे ना तो 29 दूनी 58 होता है, यानी 2 आएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको ध्यान से, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से कह सकते हैं या फिर MPCP से कह सकते हैं, मार्क प्राइस वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य जो है 1200 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, आपको पता होगा कि जो अंकित मूल्य होता है, जिसको आप MP या मार्क्ड प्राइस बोलते हो, ठीक है, ये तब होता है जब आप किसी भी वस्तु पे डिस्काउंट दे दें। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, आपका MP यानी मार्क प्राइस पे होता है, और डिस्काउंट देने के बाद जब किसी चीज़ को बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि मार्क प्राइस में जो भी वैल्यू आपकी लिखी हुई है, जितने भी रुपए, डिस्काउंट देने के बाद जितने में आप बेच रहे हो उसको बोलते हो सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, यानी सेलिंग प्राइस SP आपका कितना है, 1200 दिया हुआ है, साथ में डिस्काउंट क्या है, 20% दिया हुआ है। ठीक है। और MP यानी अंकित मूल्य निकालना है, मार्क प्राइस। तो देखो, लेट सपोज आप मान सकते हो कि MP 100% रहा होगा, अपने आप में क्या रहा होगा, 100% MP रहा होगा, लेकिन जब 20% का डिस्काउंट दे दिए तो आपका SP क्या बन गया, SP 80% बन गया। 100% में अगर 20% का डिस्काउंट दे दिए तो सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य 80% बना। 80% जो बच गया ना, उसी की वैल्यू कितनी है, 1200 है। कितनी है, क्वेश्चन में दिया है 1200। अगर 80 की वैल्यू 1200 है तो 100% की वैल्यू निकाल लो, और वही 100% आपका क्या होगा, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा। तो 80 की वैल्यू अगर आपकी 1200 है तो 100% निकालने के लिए आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो। 1200/80 गुणे करके 100 भी कर सकते हो। ठीक है। जो भी तरीका आपको करना हो, मैं मिटा के थोड़ा सा आगे लिख के बता रहा हूँ, एक सेकंड। देखो, अगर 80 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1200 आ गई 80% की। ठीक है। तो अगर 100% निकालना है तो क्या करोगे, 1200/80 कर दोगे तो 1% आ जाएगा, और गुणे 100 कर दोगे तो 100% आ जाएगा, और वही आपका MP हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 8 एक कम 8, 15 8 120, 15 गुणे 100 यानी 1500। तो 1500 आपका क्या हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे।
एक सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक संख्या और उसके दो चौथाई के बीच अंतर 60 है, तो संख्या बताइए। देखो, एक संख्या, मैं संख्या नहीं जानता हूँ क्या है, मैं मान लेता हूँ, माना आपकी संख्या क्या रही होगी, x रही होगी। x अगर वो संख्या है तो संख्या और उसके दो चौथाई के बीच अंतर, संख्या x हो गई तो इसका दो चौथाई कितना होगा, तो x का ही दो चौथाई कितना हो जाएगा। देखो, अगर इसके दो चौथाई की बात करूँ तो x का 2/4, दो चौथाई का मतलब यही होता है x गुणे 2/4, ठीक है। काट दोगे, दो एक कम दो, दो दूनी 4, यानी कि आप बोल सकते हो x/2। दो चौथाई का मतलब क्या है, x/2 ही हो जाएगा अगर संख्या आपकी x है। दोनों का अंतर कितना है, 60 है। लिख देता हूँ जैसे बोला है। तो x अगर संख्या है और इसमें अंतर यानी x/2 हो जाएगा माइनस, और बराबर कितना है, 60 है। अब संख्या यानी x बताना है तो सॉल्व कर लो तो इजीली आ जाएगा। ये आपका गुणा होगा इधर तो 2x माइनस एक्स, यहाँ x बचेगा, और ये 2 जो है इधर जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8-2 तथा 3-6 के बीच बिंदुओं की दूरी बताओ। तो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1, एक सेकंड, x1 x2 क्या है आपका, तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका x1 बराबर 8 दिया है और y1 बराबर कितना दिया है, -2 दिया है पहले वाले निर्देशांक से। दूसरे वाले को देखोगे तो x2/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी है, और y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, -6 दी है। सभी चीज़ों को आप पुट कर दो इसमें, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर में। जब पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या होगा, √41 इकाई हो जाएगा। आप वैल्यू रखना और खुद से सॉल्व करके देखना क्या ये आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% और 30% के क्रमिक बट्टे डॉट डॉट के एकल बट्टे के बराबर हैं। बट्टा जिसको आप डिस्काउंट या छूट बोलते हो, जो आपका अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके अगर क्रमिक बट्टे दे रहे हो तो ये टोटल कितने % की छूट हो जाएगा अगर क्रम से दे रहे हो। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि देखो, मान लो कोई भी चीज़ 100% है अपने आप में, या 100 है, मान लो 100 रुपये है, जो मानना हो मान सकते हो, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास 100 रुपये है, तो इसमें सबसे पहले आपने छूट एक बार क्या दिया, 20% दिया। तो अगर मैं 100 का 20% निकालूं तो 100 गुणे 20/100 करोगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो यानी कि 100 का 20% क्या है, 20 आया। तो अगर 100 से आपका 20 चला गया तो बचा कितना, 80 बचा। अब 80 का 30% और छूट देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, 80 का 30%। तो 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा, 30% यानी 24 हो जाएगा सीधे सीधे। तो 80 में से 24 और घटा दोगे क्योंकि छूट दे रहे हो तो इससे ही घटाओगे। तो 80 में अगर आपका 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 76, 66, 56, यानी कि आपका बचा कितना, 56 केवल बचा। 100 था शुरू में, बचा कितना, 56 बचा। तो टोटल डिस्काउंट कितने हो गया, 100 और 56 के बीच जो डिफरेंस है वही टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। 100 और 56 के बीच डिफरेंस कितने का है, 44 का डिफरेंस है। यानी कि टोटल जो आप एकल छूट दे रहे हो ना, 44% की छूट दे रहे हो। पहले आप 100 का जब 20% दिए तो 80 बचा, फिर 80 का 30% दिए तो 24 चला गया, तो बचा कितना, 56 बचा, ठीक है। तो इस तरह से 100 से अगर 56 बच गया, आपका सेलिंग प्राइस 56 हो गया, इसका मतलब 44% की आप क्या कर दिए, छूट दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन 7 कि समीकरण है x² - 3x - 10 का मूल एक ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से मूल आप निकाल सकते हो या सूत्र लगा के निकाल सकते हो। देखो क्या लिखा है, x² - 3x - 10 बराबर 0। तो बीच वाले पद को आपको ऐसे तोड़ना है कि जब शुरू वाले पद का और लास्ट वाले पद का गुणा करूं तो बीच वाले पद जो तोड़ोगे आप उसके गुणा के बराबर आना चाहिए, और जब उसको प्लस या माइनस कर दूं इन बीच वाले पद को तोड़ने पे तो वो -3x के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको -5x और प्लस का 2x लिख देता हूँ तो इसको जब जोड़ूंगा -5x + 2x तब 3x ही आएगा। लेकिन इन दोनों गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10x² हो जाएगा, और पहले वाले का और लास्ट वाले का 10x² हो रहा है। तो इस तरह से आप गुणनखंड बनाओगे। शुरू में x² जो लिखा है लिख दो,
-10 इधर लिखा है, लिख दो, बराबर का ये 0 है। अब दो के पेयर ले लो, ये दो के पेयर ले लो, कॉमन उठा लो। तो इनमें से कॉमन क्या है, तो आप कहोगे x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, x - 5 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ से x बचा और 2 पंचे 10, यानी यहाँ -5 बचा। तो एक बार आपके पास समीकरण गुणनखंड क्या बना, x - 5 बना, और एक बार क्या बन गया, x यहाँ से और ये +2, तो x +2 2 बन गए। अब इन दोनों को बराबर 0 के रिस्पेक्ट में रख दोगे, तो x - 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 5 होगा, पक्षांतर हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 में केवल x बराबर 5 मिल रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो 5 और शायद -2 होना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड मिलने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात एक ज्ञात कीजिए। वृत्त हैं, ये वृत्त है, मान लो इसकी परिधि क्या होती है, वृत्त की 2πr होती है। तो एक परिधि जो है उसका अनुपात 2πr, ठीक है, पहली वाली जो परिधि है, और एक ये दूसरी वाली परिधि है, दोनों परिधियों का अनुपात क्या है, 2:3 है। अब एक बात बताओ आप, अगर परिधियों का अनुपात ये है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, और यहाँ भी πr² आपका हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो अगर वृत्त की परिधियों का क्षेत्रफल ये है, पहले 2 है फिर 3 है, तो जो आपका परिधि का क्षेत्रफल का अनुपात हो, परिधि का अनुपात होगा, वही अनुपात वृत्त के क्षेत्रफल का होगा। तो बस आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना था। ठीक है, तो वैल्यू को जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो भी आपकी वृत्त की परिधियां हैं, इनमें से वृत्त में 2π तो कॉमन ही रहेगा। अगर परिधि का सूत्र लगाओगे, बदलता क्या है आपका, तो बदलता है आपका r1 और r2, यानी कि आपकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं यहाँ पे। तो अगर 2π r1 r2 त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो आप कह सकते हो 2π से 2π कट जाएगा, तो r1 और r2 बचेगा। तो r1 और r2 की जो आपका रेशियो है, अल्टीमेटली यही रेशियो हो जाएगा आपका परिधि के लिए। तो R1 R2 का रेशियो क्या है, 2/3 है, परिधि का ही रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से आप पुट कर दोगे दोनों का, आपका किसका, πr² और πr2², दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो r1² और r2² बचेगा। तो r1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रेशियो लगा दो, तो r2 का स्क्वायर, r2 कितना है, 3 है, तो 3 का ही 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 4:9 क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात। अल्टीमेटली जो परिधि है ना, उसमें से केवल आपका क्या होगा, त्रिज्या अलग अलग होगी। तो त्रिज्याओं का अनुपात ये आप मान सकते हो और फॉर्मूले पे रख के बता सकते हो। दोनों त्रिज्याओं का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × r+h ब्रैकेट में, ये होता है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले पे r और h की जो वैल्यू दी है वो पुट कर देना है। ठीक है, तो 2 × 22/7 हो जाएगा पाई की वैल्यू। ठीक है, गुणे r की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 लिख दो, और r+h यानी 8 + 7, h कितना है, 8 है, और 7 r है, तो 8 7 15 ये हो जाएगा कोष्टक में। 7 से 7 कटा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और ये गुणे 15, तो 44 × 15 आपका राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो 44 × 15 को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका 660 होगा, यानी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में पूरी तरह से कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो, मान लो कोई संख्या है, उसमें पहले क्या करते हैं, 15% की वृद्धि और फिर आपकी 30%। मान लो मैं मानता हूँ, लेट सपोज 100 कोई संख्या है, 100 संख्या है, इस पर जब 15% की वृद्धि करोगे तो 100 का 15% होता है 15, यानी कि जैसे ही 15% की वृद्धि करोगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, अब 115 बन जाएगी। 15% की वृद्धि हो गई। अब इस 115 में 30% की वृद्धि करनी है, यानी 115 का 30% निकाल के इसी में जोड़ देना है। तो 115 का 30% होता क्या है, तो देखो 115 का 10% क्या होगा, 11.5 होगा।
इसी तरह से 20% फिर 11.5 दो बार लिख दो, 30% 11.5 और आपका 30% ही बताना था। तो 11 तिहाई 33 और 5 तिहाई 15 यानी 34.5। तो 34.5 और आपका जोड़ना था 115 में। 115 का 30% क्या होगा 34.5। जब जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 15 4 19, ठीक है 49, यानी कि 149.5 बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले संख्या क्या थी 100 थी, अब संख्या क्या बन गई 149.5 बन गई। तो वृद्धि कितने की हुई 49.5 की वृद्धि हुई। तो यही आपको बताना था। तो दो बार अलग अलग करके आपको क्या निकालना था, वृद्धियों को निकाल के जोड़ के बताना था, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भिन्नों में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भिन्न जो है आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी फिर सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम आपका ये होता है बढ़ते क्रम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें आपको व्यवस्थित करना है इन भिन्नों को। तो भिन्न आपके सामने क्या लिखी है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। लिखा हुआ है 5/9, फिर लिखा है आपका क्या 8/3, फिर लिखा है आपका 7/5, फिर लिखा है 3/5, फिर लिखा है 1/9। इसमें से आपको अगर आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न को खोजना है। अगर आप ऑप्शन में देखो ना तो सबसे छोटी भिन्न आप सबसे पहले खोज सकते हो और उस हिसाब से ऑप्शन को बना सकते हो। तो अगर मैं तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहो तो इनको पॉइंट में निकाल के सबको भाग दे के सबसे छोटी भिन्न बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो दो दो भिन्नों को आप कंपैरिजन करके भी छोटा और बड़ा बता सकते हो, ठीक है। अगर आप इनको कंपैरिजन करोगे तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ 5/9 और 8/3 में तो कौन बड़ा है, तो तिर्यक गुणा करके पता करेंगे। इसका इसके इसे गुणा करेंगे तो ये 5 3 15 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। तो ये 15 जो है यहाँ आएगा तिर्यक गुणा और ये 72। तो 15 बड़ा है कि 72, तो आप कहोगे 15, यानी 5/9 अपनी क्या है अभी छोटी है, ठीक है, और 72 वाला बड़ा है। तो 5/9 छोटा है। अब इस 5/9 की तुलना किससे करा दोगे अगले 7/5 से। तो देखोगे तो 5 25 और 9 सत्ते 63, अभी भी 5/9 छोटा है। फिर अगले से करा दोगे तो 5 25 9 त्रिक 27, अभी भी 5/9 छोटा है। इस 5/9 की लास्ट वाले से करा दोगे तो 9 पना ये 45 होगा और 9 कम 9, तो 1/9 आपका क्या मिल गया छोटा मिल गया। तो अगर 1/9 आपका सबसे पहले छोटा मिला ऑप्शन में देखो तो पहले या तीसरे में 1/9 है, ठीक है। फिर देखोगे तो क्या लिखा है 5/9 लिखा है, 5/9 इसमें भी है। फिर आपका 3/5 और 7/5 है। तो इन दोनों में जो आपका छोटा होगा वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो 3/5 और 7/5 में तुलना करा लो। तुलना अगर कराओगे तो 5 3 15, तो ये 15 हो जाएगी और ये 5 7 35, अभी 3/5 छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगर आपसे ये समझ में नहीं आ रहा कंपेरिजन तो रिवाइज करके देखो, तब भी ना आए तो आप इनको भाग विधि से पॉइंट में निकाल के बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर सकता है यदि एक साथ दोनों टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, यानी दोनों पाइप, तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरेगा। देखो एक आपका पाइप ए है और एक बी है। पहला वाला पाइप होता क्या है यहाँ पे बोल कह रहा है कि एक जो पाइप है दूसरे पाइप से 3 गुना तेज़ी से भर सकता है। कहने का मतलब इफ़िशियंसी दिया है। अगर ए वाली की इफ़िशियंसी 3 है ना तो बी वाले की 1 होगी, क्योंकि ए वाला पाइप जो है ना बी वाले से 3 गुना तेज़ी से भर सकता है। तो ये इसकी इफ़िशियंसी हो गई। और इनका जो टोटल मिनट कितना दिया है ए प्लस बी दोनों का मिला के तो 36 मिनट दिया है। तो जब कभी भी आपका समय दिया हो और इफ़िशियंसी दोनों की अगर जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4। तो जब दोनों का समय 36 मिनट है और दोनों की इफ़िशियंसी 4 है तो मिनट यानी समय को और इफ़िशियंसी को गुणा कर देते हो तो टोटल वर्क मिलता है। क्या मिलता है टोटल वर्क मिलता है। तो 36 गुणे 4 करोगे तो 144। 144 क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा यूनिट में, ठीक है। अब बोला क्या है कि धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरेगा। तो देखो ये तो तेज पाइप हो गया और ये आपका धीमा एक हो गया। तो अगर एक इसकी इफ़िशियंसी है तो टोटल वर्क से जब इसकी इफ़िशियंसी को बटे 1 कर दोगे डिवाइड करोगे तो समय मिल जाएगा वही उल्टा। तो 144 बटे 1 करोगे तो 144 मिनट छोटे वाले को लगेगा और बड़े वाले को पूछता तो 144 बटे 3 कर देते तो बड़े वाले का आ जाता। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13 कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 45, 25 और 5 से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना पहले सीखिए। देखिए, अगर मैं 45 को देखूं तो इसको 5 गुणे 9 भी लिख सकता हूं, 25 को देखूं तो 5 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, और ये तो 5 है ही। तो हम ऐसी संख्या खोजेंगे कि 5 तो सब में है, 5 से सब कट रही है, क्योंकि 5 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि आखिरी में 0 हो या 5 हो। तो 5 छोड़ो, अब हम फोकस करेंगे 9 में। तो 9 किससे किससे कटता है, तो 9 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का जो डिजिसम है ना, किससे डिवाइड होना चाहिए, सभी संख्याओं का डिजिसम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो ये पहला वाला 9 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा वाला भी हो रहा है, क्योंकि 9 सबका डिजिसम करोगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तीसरा वाला 9 8 17 ये नहीं हो रहा, तो इसको आप काट दो। चौथा भी हो रहा। अब इसके बाद एक चीज़ और आप फाइंड करोगे कि बोला क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इन 3 ऑप्शनों में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप देखोगे 9990 है। लेकिन 9990 जो है ना, ये आपका 25 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 5 2 बार है, तो 2 बार 5 यहाँ डिवाइड नहीं कर पाओगे। एक बार करोगे तो ये 0 है तो हो जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं होगा। तो 9990 राइट आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 9900 होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। तो 9900 बड़े ध्यान से करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 3 है और 1/a प्लस 1/b बराबर 24/5 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। देखो a प्लस बी बराबर क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, और इधर निकाल लेता हूँ इससे एक वैल्यू। क्या लिखा है, 1/a प्लस 1/b बराबर क्या दिया हुआ है, 24/5 दिया है। तो यहाँ से अपन ए बी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजीली निकाल लेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 24/5 हूबहू आ जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ मैं 3 रख देता हूँ इसकी जगह काट के। ठीक, और ए बी ये है, तो 3 एक कम 3, 3 8 24, ये कट जाएगा। एक सेकंड, जब ये कटेगा तो ए बी इधर जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5/8। इसको खुद से करके देखना यहाँ से। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी कटे पीटे 5/8 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ए बी आपका 5/8 आ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, सब वैल्यू पुट कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी अगर 3 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो निकालना है। और 2ab, ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 5/8 दी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूँ, और ए बी की वैल्यू 2 इंटू ए बी यानी 5/8 दी हुई है। 2 एक कम 2, 2 चौको 8 कट गया, तो 5/4 बचा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5/4, ये जो है इधर आएगा, तो 9 माइनस 5/4 हो जाएगा। जगह नहीं है, थोड़ा सा मीठा के लिख रहा हूँ। तो 9 माइनस 5/4 करेंगे, वही आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये पक्षांतर इधर हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो 9 माइनस 5/4 करोगे तो यही आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 नहीं है 36, 36 में 5 चला गया 31, 31/4 जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट वही था, बस आपको ए बी निकालना था इस वाले वैल्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ट्रिकी है, बस समझने की ज़रूरत है। लिखा क्या है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, -5 इंटू फिर क्या है, -5 फिर इंटू कितना है, 5 देखो यहाँ पे नियम तो ये लिखा है कि जब आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं कि माइनस जो है ना अंदर आधार में लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ तो -5 है, तो आपको पता है कि अगर ये -5 है, ठीक है, तो जब कभी भी जो आधार की कोई घात होती है और आधार में अगर माइनस है, तो घात अगर विषम है तो आपका फाइनल आंसर माइनस में ही आता है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि -5 तो आधार यहाँ पे माइनस में है और घात 5 है, तो फाइनल आंसर किस में आएगा, आपका माइनस में ही आएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी -5 तो रहेगी, ये वाली भी -5 रहेगी, और ये वाली भी 5 रहेगी। तो सभी घातें तो जुड़ जाएंगी, आधार समान है, तो 6 2 8, 8 5 13, तो 5 तो होगा,
लेकिन यहाँ पे -5 की पावर 13 होगा। क्यों होगा -5 की पावर 13? देखो यहाँ पे -5 की पावर 6 है, तो ये तो आपका प्लस में हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो घात है ना सम है, तो -5 इंटू -5 6 बार करोगे तो प्लस में हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिक प्लस में है। लेकिन ये वाला जो पहला वाला है ना, तो -5 की पावर 5 है, यानी विषम घात है, तो ये वाला फाइनल आंसर किस में दे जाएगा? माइनस में दे जाएगा। तो -5 की पावर 13 इसका आंसर होगा। बड़े ध्यान से करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा 5 की पावर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि समीर और आनंद की वर्तमान आयु का क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः 11:9 हो जाती है, तो आनंद की वर्तमान बताना है। तो समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो 5x और 4x है। क्या है? 5x/4x है। होता क्या है? 3 वर्ष बाद, यानी इसमें भी +3 कर दो, समीर में भी और आनंद में भी 3 कर दो, ठीक है, प्लस कर दो, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा, तब अनुपात क्या हो जाता है? तो लिखा है 11:11/9 हो जाता है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू निकालने के बाद आनंद का पूछा है, तो आनंद क्या है? 4x है, तो 4x पुट कर दोगे तो आनंद का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ तिर्यक गुणा, इसको यहाँ, तो ये होगा 9×45x, ये हो जाएगा आपका कितना? 45x और प्लस 27, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये गुणा करेंगे 11 चौको 44x प्लस 11 तिहाई 33। जब सॉल्व करोगे तो 45x इधर आएगा, 44x तो x बचेगा, और ये 27 इधर जाएगा, 33 में 27 गया 6, तो x बराबर 6 आ गया। अब आनंद क्या था? शुरू में 4x था, तो x अगर 6 है तो 4x क्या हो जाएगा? 4 × 6 हो जाएगा, तो 6 चौको 24, यानी आनंद कितने का है? 24 वर्ष का है। अगर आपका समीर का पूछता तो 5x कर देते, तो 6 पंचे 30x, 30 वर्ष हो जाता, तो 24 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि P और Q की औसत मासिक आय 3200 रुपये है, ठीक है। Q और R की औसत मासिक आय 3600 रुपये है, तो R और P की औसत मासिक आय 3500 रुपये है, तो P Q R की कुल मासिक आय बताना है। देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, P प्लस Q की औसत मासिक आय कितनी है? 3200। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, अगर औसत है दोनों का, तो औसत अगर है और टोटल अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? 32 है तो गुणे 2 होगा, 2 लोग हैं तो 6400 हो जाएगा। यानी P और Q जो है ना, 6400 रुपये एक महीने में कमाते हैं, क्योंकि औसत दिया है, अपन को कुल करना है तो गुणे 2 करना पड़ेगा। इसी तरह से Q प्लस R का टोटल कितना कमाते हैं? तो दिया 36 है, लेकिन अपन गुणे 2 करेंगे, 2 लोग हैं तो 7200 होगा। इसी तरह से R प्लस P का कितना है? तो R प्लस P का कितना है 3500, लेकिन अपन 2 करेंगे गुणे तो 1700 हो जाएगा, यानी 7000। तीनों का जोड़ दो, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2 बार P है, 2 बार Q है और 2 बार R है। लिख सकता हूँ क्या? 2 × P प्लस Q प्लस R लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि 2 बार है P Q R। और ये क्या हो जाएगा? सबको जब जोड़ लोगे इसको तो क्या हो जाएगा? 0 0 4 2 6 7 2 14 6 20, यानी कि आपका 20,600 आएगा। तो P प्लस Q प्लस R, यही तो पूछा था कि कुल मासिक आय कितनी आनी चाहिए? P प्लस Q प्लस R की, लेकिन बटे 2 भी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अगर गुणे 2 है तो ये पक्षांतर होकर बटे 2 में जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू जो है ना 20,600 में बटे 2 करने के बाद आएगी, तो इसको बटे 2 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दाम 20, 2 तिहाई 6 और 0 0, यानी 10,300 जो होगा P Q R की मासिक आय हो जाएगी, कुल मासिक आय। तो याद रखना, तो ये ध्यान आपको रखना है कि मासिक आय जब दिया रहे तो दोनों का गुणे 2 करेंगे। अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 करोगे, है ना, क्योंकि आप औसत में से आपको अगर कुल करना है तो जितनी संख्या होती है उसको गुणा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका फ्रैक्शन से है कि न्यूनतम यानी सबसे छोटी भिन्न बताना है। भिन्न क्या क्या है? 5/6 है, 7/8 है, 11/12 है और 3/10 है। सबसे छोटी मैंने क्या बताया? कंपैरिजन मेथड से आप बता सकते हो। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना शुरू करूँ, तिर्यक गुणा करूँगा, 8 पंचे 40 बना देगा, ये बना देगा 6 7 42। अब बड़ा छोटा बताना है, छोटा अभी कौन है? तो 5/6 छोटा है। अब इस 5/6 की तुलना मैं किससे करा दूँ? 11/12 से करा दूँ अगले से। जैसे ही कराता हूँ तो तिर्यक गुणा होता है, आपको पता है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये 6 11 6 के 66। अभी भी 5/6 छोटा है। अब इस 5/6 की तुलना में लास्ट वाले 3/10 से करा देता हूँ, लास्ट यही बचा ना, तो 6 18 हो जाएगा ये, और ये 10 5 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 यानी 5/6 अपना बड़ा हो गया, यानी कि सबसे छोटी भिन्न क्या है? 3/10 है, और 3/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके भी बता सकते हो छोटा बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट
19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से एक गलत संख्या दी है, गलत संख्या की पहचान कीजिए। देखो रीजनिंग का कोई अलग से पोर्शन नहीं है, लेकिन मैथ्स में ही कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके घुसेड़ देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका सीरीज वाला है, तो इसमें से जो गलत श्रृंखला सीरीज का जो गलत पद है वो आपको बताना है। तो अगर मैं देखूँ इन पूरी संख्याओं को तो क्या क्या लिखा है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5800 है, फिर चलो ठीक है वहीं से समझ लो क्या लिखा है, 5800 है, फिर 5788 है। तो देखो 5800 से जब 5788 जाओगे तो कितना कम हो रहा है, तो आप देखोगे कि 12 कम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे यानी कि 5788 64 जाओगे तो 12 दूनी 24 कम हो रहा। फिर यहाँ से आओगे आप तो कितना कम हो रहा है आपका, 12 तेईस 36 कम हो रहा है अगर 5764 से 5728 जाओगे। फिर यहाँ से जाओगे तो इसी तरह से 12 दूनी 24, 12 तेईस 36 यानी 12 चौको 48 कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 5660 नहीं आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए 5680 आना चाहिए, ठीक है। 5660 नहीं 5680 आना चाहिए, तब ना आपका 48 होगा। अगर आप मान लो 48 कम करोगे 5728 से तो 5680 आना चाहिए, तो होना 5680 चाहिए इस तरह से, क्योंकि बार बार 12 का गुणज जो है अंतर है, तो यहाँ पे होना 5680 चाहिए, लिखा 5660 है, यानी कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो जो डिफरेंस है ना, बार बार ये 12 का क्या है गुणज पे जा रहा है, 12 कम 12, 12 दूनी 24 का अंतर, फिर 12 तेईस 36 का अंतर, इस तरह से, ठीक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये आपका प्रायिकता से है कि एक बैग में कुछ फल हैं, कुछ सेव हैं और अन्य केले हैं, यानी दो तरह के फल हैं, कुछ सेव हैं और अन्य केले हैं। केलों की संख्या 5 है। यदि बैग से एक सेव निकालने की प्रायिकता केले को निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो बैग में कुल फल बताइए, ठीक है। अब सोचो, आपको पता है केले कितने हैं, 5 हैं। अब निकालना क्या है, केवल 2 ही फल हैं, तो मैं मान लेता हूँ माना सेव क्या है, माना सेव की संख्या क्या है आपकी, सेब की संख्या x है। अगर सेब की संख्या आपकी x है तो कुल फल कितने हो जाएंगे, तो कुल फल आपके हो जाएंगे कितने, क्योंकि आपको पता है केले कितने हैं, 5 है, तो x और 5 यानी सेव और केलों को जोड़ दोगे कुल फल कितने आ जाएंगे, x + 5 हो जाएंगे। सेव x है और 5 केले हैं, ठीक है, तो x + 5 क्या हो जाएगा, कुल फल हो जाएंगे। अब करना क्या है, आपके पास एक रिलेशन बताया है कि यदि बैग से एक सेव निकालने की प्रायिकता केले को निकालने की प्रायिकता से दोगुनी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकी प्रायिकताओं की मैं बात करूं तो एक सेव निकालने से केले की प्रायिकता क्या हो जाएगी, दुगुनी अगर हो जाएगी, तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो, वो बोल ये सकते हो आप कि अगर सेव, देखो केले कितने हैं, टोटल 5 हैं, और सेव जो है प्रायिकता उसकी केले निकालने की दुगनी है, तो अगर 5 आपके क्या है केले हैं और प्रायिकता सेव की दुगनी है यानी गुणे 2 हो जाएगा, तो 10 आपके क्या होंगे, सेव होंगे। अगर 10 आपके सेव होंगे तो 5 केले होंगे, तो टोटल कितने फल होंगे, 15 फल हो जाएंगे टोटल। अगर टोटल 15 फल हैं तो उसमें से पूछा क्या है कि बैग में कुल फलों की संख्या, तो यही तो बताना था, तो 15 हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर केले 5 हैं और सेव की प्रायिकता दोगुनी है तो 5 का डबल 10 होगा और दोनों फलों को जोड़ दोगे 10 5 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। बाकी ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा, क्या सजेशन है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।